हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीम सीए। तो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑडिटिंग के जितने भी स्टैंडर्ड है सबका रिवीजन। तो गाइस ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, मैंने पढ़े हैं जिन सर से उन्होंने मुझे नोट्स बनाया, तो मैंने नोट्स बना के अब आप लोगों को मैं समझाऊंगा, मतलब कि एक तरह के आप रिवीजन समझ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं रोज़ एक वीडियो लाऊंगा हर एसएस पे, ठीक है, रोज़ एक वीडियो आएगा। तो गाइज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एस ए 700। तो एस ए 700 किसके बारे में है कि फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि हम लोग एक ओपिनियन फॉर्म करेंगे और रिपोर्ट करेंगे किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो पहले इस ऐसे में क्या है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, मतलब कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन इवेल्युएशन ऑफ द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। मतलब बोल रहा है क्या कि ऑडिटर का ओपिनियन क्या करेगा, ऑडिटर क्या करेगा, एक अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। किस बेस पे, जो भी वो इवेलुएट किया है, जो भी वो ऑडिट एविडेंस उसको ऑब्टेन किया है, उसको इवेलुएट करके जो भी वो कंक्लूजन ड्रॉन कर रहा है ना, उस बेस पे क्या करेगा, वो एक ओपिनियन फॉर्म करेगा। ठीक है। दूसरा क्या है, टू एक्सप्रेस क्लियरली डेट ओपिनियन थ्रू ए रिपोर्ट, मतलब कि जो भी वो ओपिनियन देगा ना, वो एक रिटन रिपोर्ट के द्वारा देगा, वर्बल नहीं देगा, हमेशा रिटन में देगा। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑडिटर टू ऑब्टेन रीजनेबल असर, मतलब बता रहा है क्या कि अगर हम लोग को ऑडिटर को मतलब कि ओपिनियन फॉर्म करना है तो उसको रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना ही पड़ेगा। ठीक है। द ऑडिटर शैल फॉर्म एन ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेम। मतलब बोल रहा है क्या कि ऑडिटर को ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स में बना है, जो मतलब कि किसके अकॉर्डिंग बना हुआ है, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया है। दूसरा क्या है, in order to form opinion the auditor shall conclude as to whether the auditor has obtained reasonable assurance about whether financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud। मतलब बोल रहा है क्या कि ओपिनियन फॉर्म करने के पहले ऑडिटर को क्या कंक्लूड, मतलब क्या देख लेना चाहिए कि जो ऑडिटर है ना, मतलब कि ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिटर को ना रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करनी चाहिए। रीजनेबल अश्योरेंस मतलब कि उसको, मतलब कि उसके पास ना सुफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, जिससे पता चल पाए कि जो मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उसमें कोई भी गलती नहीं है, चाहे वो फ्रॉड के द्वारा हो, चाहे वो एरर के द्वारा हो। ठीक है। और तीसरा क्या है कि डेट कंक्लूजन शैल टेक इनटू अकाउंट क्या क्या कि वेदर सुफिशिएंट एंड ऑडिट एविडेंस हैज़ बीन ऑब्टेन, क्या वो सुफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है। दूसरा क्या है कि वेदर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आर मटेरियली इंडिविजुअली ऑन, मतलब कि वो देखना चाहिए कि जो भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, क्या वो मटेरियल है या फिर इंडिविजुअली है या फिर एग्रीगेट है। ठीक है। तीसरा क्या है, द इवेल्युएशन। ठीक है। अब तीसरा क्या है, फॉर्म ऑफ ओपिनियन। कितना तरह का ओपिनियन होता था, तो ओपिनियन दो तरह का होता है, एक होता है अनमोडिफाइड ओपिनियन, दूसरा होता है मॉडिफाइड ओपिनियन। तो अब अनमोडिफाइड ओपिनियन क्या होता है, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन अनमोडिफाइड ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेम। मतलब कि ऑडिटर अपना अनमोडिफाइड ओपिनियन कब देगा, जब वो देखेगा कि जो उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, वो प्रिपेयर किया गया है ऑल मतलब कि ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स में, और जो भी एप्लीकेबल एफआरएफ है ना, उसके अकॉर्डिंग में मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया गया है। और मॉडिफाइड ओपिनियन कब देगा, द ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन इन द ऑडिटर रिपोर्ट। कब वो जो ऑडिटर है वो अपना ओपिनियन कब वो मॉडिफाई करेगा, ऑडिटर अपना ओपिनियन कब मॉडिफाई करेगा, लिखा है क्या कि अकॉर्डेंस विद एस ए 705 इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेक। मतलब कि एस ए 705 के, मतलब एस ए 705 में ऑडिटर चेक करेगा, मतलब एक अलग ऐसे है जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो बोल रहा है ऐसे 705 से वो देखेगा क्या कि जो भी वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया गया है ना, उससे पता चल रहा है क्या कि जो मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उसमें वो ना उसमें कुछ गलती है, मतलब हमको एविडेंस मिल गया है कि जो भी ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको दिख रहा है, इसमें कुछ ना कुछ गलती है। उसके बाद दूसरा क्या, इज अनेबल टू ऑब्टेन सुफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू कंक्लूड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मतलब पहले तो क्या वो बोला कि पहले क्या चेक करेगा, क्या उसको एविडेंस मिला है कि जो, मतलब कि जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें गलती है कि नहीं।
और दूसरा क्या है कि वो देखेगा कि वो बोल रहा है क्या कि मेरे को इतना एविडेंस मिला नहीं कि हम ये बोल पाएगी जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना उसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है गाइस, इसको आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये दो ठो है, दोनों अलग अलग। मतलब पहले बोल रहा है कि पहले में उसको सबूत मिल रहा है कि इसमें कुछ गलती है, और दूसरा में बोल रहा है क्या कि उसको सबूत मिला ही नहीं कि वो बोल पाए ना कि ये सही है। ठीक है गाइस, अब चौथा नंबर क्या बोलता है, चौथा क्या है कि ऑडिटर ओपिनियन ऑन ऑडिटर रिपोर्ट। मतलब कि ऑडिटर का ओपिनियन क्या होगा ऑडिटर रिपोर्ट में। द ओपिनियन सेक्शन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट शैल ऑल्सो आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ बीन ऑडिटेड। मतलब कि पहले आइडेंटिफाई करेगा एंटिटी का जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होना है। स्टेट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बीन ऑडिटेड, मतलब उसको बताना पड़ेगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑडिट हो गया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बोल रहा है कि टाइटल का आइडेंटिफाई करो ईच स्टेटमेंट जो कॉम्प्रोमाइज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। चौथा क्या बोलता है कि रेफर टू द नोट्स इंक्लूडिंग द समरी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पोजीशन। मतलब बोल रहा है क्या कि जो भी मतलब कि नोट्स टू अकाउंट्स है ना उसको रेफर करो, और जो भी मतलब कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाया है उसका समरी को दिखाओ। उसके बाद बोल रहा है स्पेसिफाई द डेट और पीरियड कवर्ड बाय ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फैम। मतलब बोल रहा है क्या कि हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्या डेट और पीरियड जो भी कवर किया है कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो गाइज इसको आप लोग मतलब अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब पांचवा नंबर क्या बोलता है, वाइल एक्सप्रेसिंग अनमोडिफाइड ओपिनियन ही शैल यूज द फॉलोइंग। मतलब कि जब वो अनमोडिफाइड ओपिनियन मतलब ऑडिटर जब भी एक्सप्रेस करेगा ना तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। इन केस ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, इन आवर ओपिनियन द accompanying फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है बोलेगा क्या, गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRA। या फिर ये भी बोल सकता है कि इन आवर ओपिनियन द accompanying फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRA। या फिर ये क्या बोलेगा, द फ्रेज प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एंड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू आर रिगार्डेड एज बीइंग इक्वल। मतलब बोल रहा है क्या कि अगर हम लोग प्रेजेंट फेयरली भी लिखते हैं या फिर गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू तो मतलब ये दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, अब इन केस ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या वो एक्सप्रेस करेगा, द accompanying फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRA। मतलब बोल रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया गया है जितना भी मटेरियल रिस्पेक्ट्स है वो एप्लीकेबल जो भी FRA है ना जो भी मतलब कि फॉर्मेट दिया गया उसी के हिसाब से ही बनाया गया है। अब बेसिस फॉर ओपिनियन, मतलब बेसिस फॉर ओपिनियन मतलब इसके ऊपर क्या क्या हो सकता है गाइस, क्वेश्चन आ सकता है इंडिविजुअली, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। क्या है, द ऑडिटर शैल रिपोर्ट the auditor report shall include a section directly following the opinion section with the heading basis for opinion that state that audit was conducted in accordance with the standards on auditing। मतलब बोलेगा क्या कि जो भी वो ऑडिट कंडक्ट किया गया है ना वो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से कंडक्ट किया गया है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, रेफर टू द सेक्शन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दिस। मतलब बोल रहा है क्या उसको बताओ वो सेक्शन में कौन सा सेक्शन है जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करता है रेफर करता है, वो भी कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी एसएस के अंदर दिया गया मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तीसरा क्या है, इंक्लूड ए स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू ऑडिट एंड हैज फुलफिल्ड द ऑडिटर अदर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकॉर्डिंग विद दिस। मतलब बोल रहा है क्या कि एक स्टेटमेंट लगा के दो क्या चीज़ के लिए कि जो ऑडिटर है ना वो इंडिपेंडेंट है एंटिटी, मतलब उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं दे रहा है, वो एकदम इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा है। ठीक है, और जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स है ना ऑडिट के रिलेटेड वो सबको फॉलो कर रहा है, और ऑडिटर का जो भी ऑडिटर ने फुलफिल किया है अदर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो भी इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट, मतलब कि जो उसको रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना है इंडिपेंडेंस से रिलेटेड और एथिकल रिक्वायरमेंट्स वो सब वो क्या किया है पूरा किया है। चौथा क्या है, स्टेट वेदर द ऑडिटर बिलीव्स दैट ऑडिट एविडेंस द ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड बेसिस फॉर द ऑडिटर्स ओपिनियन। मतलब बोल रहा है क्या कि उसको ये भी बताना पड़ेगा बेसिस ऑफ ओपिनियन वाला हेडिंग में क्या कि जो भी उसको ऑडिट एविडेंस मिला है ना वो एकदम सफिशिएंट है ओपिनियन देने के लिए। ठीक है, अब सातवां नंबर क्या है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द फाइनेंशियल, मतलब कि मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड। प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब बोल रहा है क्या कि जो मैनेजमेंट है ना उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना चाहिए, जो भी एप्लीकेबल FRA है उसके हिसाब से बनाना चाहिए।
उसके बाद एंड फॉर सच इंटरनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट डिटरमाइन टू अनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट विद ड्यू टू फॉर, मतलब कि जो भी इंटरनल कंट्रोल है ना, फॉर सच इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट डिटरमाइंस, मतलब कि क्या जो भी इंटरनल कंट्रोल से मैनेजमेंट उसको डिटरमाइन करके इनेबल कर दे, जिससे क्या हो, जो भी मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बने ना वो एकदम फ्री हो, किससे, मटेरियल मिस स्टेटमेंट से, जो कि हो सकता है किसके द्वारा, फ्रॉड और एरर। असेसनिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब कि उसको मैनेजमेंट खुद ही पहले मैनेजमेंट एसेस करेगा कि क्या मेरा एंटिटी गोइंग कंसर्न है कि नहीं है। दूसरा बात, वेदर द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सेपरेट, मतलब कि अगर मान लीजिए कि जो मैनेजमेंट है वो अगर गोइंग कंसर्न बोल रहा है कि मेरा एंटिटी गोइंग कंसर्न है, तो जो भी वो एजम्पशन लिया है क्या वो अप्रोप्रिएट है, एंड एज वेल एज डिस्क्लोजिंग इज एप्लीकेबल मैटर रिलेटेड टू, मतलब कि अब बोला किस बेस पे वो बोला कि मेरा जो एंटिटी है वो गोइंग कंसर्न है, वो भी क्या करना होगा, मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर, मतलब ऑडिटर का सिग्नेचर, मतलब बोल रहा है क्या, द ऑडिटर रिपोर्ट शैल बी साइंड द रिपोर्ट इज साइंड बाय द ऑडिटर द एंगेजमेंट पार्टनर इन हिज पर्सन, मतलब कि जो भी एंगेजमेंट पार्टनर रहेगा ना, जो भी ऑडिटर है वो अपना पर्सनल नेम में साइन करेगा। वेदर द फर्म इज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर द रिपोर्ट इज साइंड इन द पर्सनल नेम ऑफ द ऑडिटर एंड इन द नेम ऑफ द ऑडिटर, मतलब बोल रहा है क्या कि अगर फर्म मतलब कि इन्वॉल्व ऑडिट में, तो ऑडिटर अपना नाम पे तो साइन करेगा और फर्म के नाम पे भी क्या करेगा, रिपोर्ट को साइन करेगा। द पार्टनर प्रोप्राइटर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट शैल ऑल्सो नीड टू मेंशन द मेंबरशिप नंबर असाइन बाय देम, मतलब कि जब वो ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा ना, तो वहाँ पर नीचे में अपना मेंबरशिप नंबर देगा, जो उसको कौन दिया है, मेंबर ICI दिया है, वो उसको भी देना पड़ेगा। उसके बाद they also include the registration number of the firm wherever applicable as allotted by ICI in the auditor report signed by them, मतलब बोल रहा है क्या कि फर्म का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, जहाँ पर जरूरी है वहाँ पर वो लोग भी उसको भी देगा, जो कि फर्म को मिला है जब वो रजिस्ट्रेशन करवाया था, कब, कहाँ पर, ICI के पास। अब स्पेसिफिक इवेल्युएशन बाय द ऑडिटर क्या क्या है कि द ऑडिटर शैल इवेल्युएट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्टेड एंड अप्लाइड, मतलब बोल रहा है क्या कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करता है जो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी सिलेक्ट किया गया है और अप्लाई किया गया है। उसके बाद द अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्टेड अप्लाइड आर कंसिस्टेंट विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड, मतलब कि जो भी वो लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाएगा ना, वो तो पहले बात अप्रोप्रिएट है और वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मतलब के तहत है, मतलब कंसिस्टेंट है, मतलब उसके वही है जो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलता है। द अकाउंटिंग एस्टिमेट मेड बाय द मैनेजमेंट रीजनेबल, मतलब कि जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाया है ना मैनेजमेंट, वो रीजनेबल है। उसके बाद द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रेलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। पचवा क्या है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स टू इनेबल द इंटरनेट यूजर्स टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ मटेरियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स ऑन द इन्फॉर्मेशन कन्वेड इन द फाइन, मतलब बोल रहा है क्या कि जो भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो एडिक्वेट, मतलब कि सही से डिस्क्लोज किया गया कि जो इंटेंडेड यूजर है वो अंडरस्टैंड कर पाए जो भी मटेरियल ट्रांजेक्शन है और इवेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट, ठीक है। तो गाइज ये मैंने जो SS 700 के बारे में जो लिखा है गाइज मैंने आपको बता दिया, ये मेरा नोट्स है। आप चाहे अगर आपको इनका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ पर से जाके आप इन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और गाइज़ ये मैंने डिटेल में, मतलब कि सर गाइज़ ये मैंने पूरा डिटेल में तो नहीं बताया, लेकिन जितना हो सके रिवीजन के लिए ज़रूरी है कि अगर आप 10-15 मिनट में अगर ऐसे को देखना चाहें तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो गाइज़ थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।